नमस्कार साथियों। आज एक कहानी उम्मीद के पार। एक किशोर वय का बच्चा है, उसकी कहानी है और समाज को आईना भी दिखा रही है ये कहानी। आइए, दुख सुख सब साथ चलते हैं। अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं, कहीं कुछ कमी नहीं। कुछ ऐसा ही ताना बुना इस कहानी में बुना गया है। उम्मीद के पार। भादवे में सावन की पुरवाई लगातार बरस रही थी। रिमझिम फुहारें चारों तरफ। कोयल की कूक में कूहू तो कहीं मयूर की पीहू पीहू में बदल रही थी। छप्पर से टपकते पानी में कभी छम छमा छम तो कहीं टप टपा टप टप का संगीत बज रहा था, जो कि खूबसूरत था। पर मेरे सर पे तो ऐसे हथौड़े सा वज्रपात कर रहा था। सावन की बूंदों का इतना निष्ठुर आभास मैंने अपने 15 वर्ष के जीवन काल में कभी नहीं देखा था। सावन की बूंदें तो मुझे बहुत प्यारी लगती। ये सावन ना शुरू से मुझे बहुत प्यारा लगता था। वो A1 चाय सेंटर पे जब मैं काम करता था ना, तो लगातार फुहारों के बीच सारा दिन चाय पकौड़ी कचौड़ी समोसे, मजा आ जाता है। सोच कर ही शरीर में झुरझुरी सी आ रही है। और अक्सर ही ना बरसात के दिनों में ग्राहकी भी बहुत बढ़ जाया करती थी और सारा दिन कढ़ाई पतीली चढ़ी ही रहती थी। खुश होकर मालिक भी कभी कभी मेरी पगार बढ़ा देता था और जाते वक्त ना बहुत सारे कचौड़ी समोसे जितने भी बच जाते थे मुझे दे के भेज देता था। मज़ा आ जाता था। मैं भी बहुत खुश रहता था उन दिनों। मतलब बरसात मेरे लिए खुशी का कारण बनती थी और फटाफट फटाफट भागते दौड़ते मैं उसका सारा काम निपटाता था खुशी के मारे। मेरे पापा भी बहुत खुश होते थे, उनको भी कचौड़ी बहुत पसंद थी इसकी। और आज ये बारिश, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे आंसुओं की बाढ़ है जैसे कोई। ये जो मानो ये जो बादल है ना, वो भी मेरी तकलीफ़ को देख के रो रहे हैं। उनको भी मेरी तकलीफ़ सहन नहीं हो रही। और ये जो बादल से पानी टपक रहा है ना, ये उसके आंसू हैं। बस मैं ऐसे ही सोचते सोचते वहीं अहाते में दीवार से सिर टिकाए, अपने घुटनों को सीने से दबाए और हाथों से ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। बस कभी चेहरा ऊपर, कभी आँख आसमान को देखता और ख्वाब में ना जाने क्या क्या सोचता। कभी कभी विचार शून्यता से हो जाती, कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ विचार ही नहीं आते। कभी लगता कुछ उम्मीद नहीं बची, कभी लगता नहीं मेरे हनुमान जी कुछ सहायता करेंगे मेरी। तो कुछ समझ ही नहीं आता था। कभी दुखी हो जाता था तो कभी खुश हो जाता था। कभी किसी की आहट आती डर जाता, और कभी किसी की आहट आती तो एकदम खुशी होती, आहा मेरे को बचाने के लिए कोई आया। खैर, ईश्वर की कभी तो मेरे ऊपर मेहरबानी होगी, इस आशा और विश्वास के साथ में बैठा हुआ था। उस दिन की तो बात है, उस दिन शायद रक्षाबंधन था। वो क्या हुआ था, कुछ अच्छे परिवारों की शानदार साड़ियाँ पहने हुए कुछ महिलाएं आई थी यहाँ पे, कुछ 10-15 महिलाएं होंगी। और आते ही उन्होंने सामने वाली जो दीवार है ना, वहाँ पे बैनर लगाया अपना, और हम सभी लड़कों के हाथों पर मोटी मोटी राखियाँ बांधी। और रक्षाबंधन है आज, तो हमको राखियाँ बांधी। बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। कभी किसी ने अकेले फ़ोटो खिंचवाया, किसी ने ग्रुप में खिंचवाया, किसी ने अपनी सहेली के साथ खिंचवाया। और मैं भी ना टकटकी बांधे सबको देख रहा था एक साथ। सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, खूब पैसे वाले गरीबों की लग रही थी वो सब। पर ना मुझे वो जो अपनापन जिसकी तलाश थी वो कहीं दिखा नहीं। फिर भी मैंने
हिम्मत करके वो हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहने मैडम थी ना, उनसे जाके अपनी बात कही। मैडम, उनने मेरी बात को सुना भी नहीं और ऐसे हकारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और चल दी। और संतरी से कहते, अरे संभालो इन छोरों को, लगातार घूरे जा रहे हैं हमें। संतरी ने भी हमको जोर से झड़की दी और सब खिलखिलाते हुए हंसते मुस्कुराते वहाँ से चल दी। मैं सकपका कर रह गया, क्या करता। थोड़ी देर बाद कुछ और करीब 5-10 महिलाएं थी, 5-10 जेंट्स थे उनके साथ में, सब सूटेड बूटेड, वो भी बड़े पैसे वाले लग रहे थे और किसी और समाज सेवी संस्था के थे वो। उन्होंने भी वही किया, आते से अपना बैनर वो दूसरी वाली दीवार पर लगा दिया। उनके हाथ में मिठाई के डब्बे थे, फिर उन्होंने एक मिठाई का पीस सब जेल में बंद लड़कों को दिया। सब ने खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई। मिठाई तो टेस्टी थी। मैं भी देखता रहा कि इनमें से किसी को अपनी समस्या बताऊं, कोई सहायता करेगा क्या। फिर उन लोगों ने तो भाषण देना शुरू कर दिया। अरे वो स्टील ग्रे कलर का जो सूट पहने थे ना साहब, क्या मिठास से बोल रहे थे वो। उनकी आवाज़ तो इतनी मीठी थी, ऐसे लग रहा था कि वो मिठाई की जो मिठास है ना वो भी फीकी हो। मुझे कुछ आशावादी, मुझे लगा इनसे अपनी बात कहता हूँ, शायद ये मेरी सहायता कर दें कुछ। मैं पास गया उनके और थोड़ी सी हिम्मत जुटा के उनको नमस्कार किया और अपनी सारी बात एक सांस में उनसे कह दी। हालांकि मैं उनसे आँख तो नहीं मिला पा रहा था, थोड़ी सी झेप तो थी, पर फिर भी मैंने अपने दिल की बात सारी कह दी। हो सकता है वो मेरी सहायता कर दें, उन्हें पता चल जाए कि मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने मेरी बात को पूरा ध्यान से सुना और फिर कहते, बड़े रौब से कहते, हाँ हाँ, हम इसीलिए तो आए हैं आपका दुख दर्द कम करने। हमारी सेवा वाली संस्था है, हम समाज सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो चाहा वही होगा, देखते हैं आगे। चले गए सब एक साथ, धड़ 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 फोटो खींची, सब चल दिए। मैं तो देखता ही रह गया। वो मुझे तो वैसे लगा था कि वो अंकल मेरी बात पर कुछ तवज्जो देंगे, काम करेंगे, पर खैर जैसा मैंने सोचा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। खैर फिर मेरे को सरिता मैम की याद आई। सरिता मैम भी ना हमारे स्कूल में टीचर हैं और शायद वो भी किसी ऐसी समाजसेवी संस्था के साथ जुड़ी हुई है। कई बार फ़ोटो देखे मैंने उनके, और वो भी कुछ न कुछ अच्छे काम करती रहती है। काश आज सरिता मैम होती ना इनकी जगह, तो मेरी बात ज़रूर सुनती और मेरी सहायता करने के लिए भी वो आगे आती। इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि सच है ये, उन जैसी मैम ने ही तो कम से कम इन समाजसेवी संस्थाओं की इज्जत को बचा रखा है। चलो जी, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरे बजरंगबली कभी तो कोई को भेजेंगे मेरी सहायता के लिए। बस उस पर विश्वास करे मैं फिर चुपचाप बैठ गया और इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। अब तो मेरी आस भी डगमगाने लगी थी। लगता था मेरे पिता भी भूखे प्यासे पता नहीं इस दुनिया में बचे भी होंगे या नहीं, किस हालत में होंगे वो पता नहीं। मैं उनको याद करके घबरा रहा था कि अचानक ना मुझे ऐसे लगा किसी ने कंधे से मुझे छुआ। मुझे ऐसे पूरे शरीर में झुरझुरी सी हुई। काश ये सरिता मैम हो। मैं सरिता मैम को याद कर रहा था, पर मेरी है ना आंखें खोल के देखने की इच्छा नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो ये सपना हो, मैं आंखें खोलूं और सपना टूट जाए। तो मैंने मतलब आंखें खोली नहीं, बस चुपचाप उस स्पर्श को महसूस करता रहा मन ही मन। काश ये सरिता मैम का ही स्पर्श हो। उन्होंने फिर मुझे झटका, ऐसे झकझोरा कठोर सी, और बोली, कपिल। हाय, इतनी प्यारी मीठी सी आवाज़, कपिल। मेरे पूरे शरीर में एक तरंग सी आ गई। मैं उछल कर खड़ा हो गया। सामने वास्तव में सरिता मैम खड़ी थी। मैंने जोर से कसकर उनसे लिपटना चाहा और पता ही नहीं चला मैं कब उनके गले लग के रो पड़ा।
मेरी हिचकियाँ बंध गई उनसे मिलके। रोते रोते, मुझे तो कुछ कहते नहीं बन रहा था, पर रो 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 रहा। वो मेरे बालों को सहलाती रही और हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बस। और ना वो कुछ बोल रही थी, ना मैं कुछ बोल रहा था। मुझे लग रहा था मैडम का वो रूहानी स्पर्श ना मेरी किस्मत में था, इसलिए मैं जेल आया हूँ। वरना मेरी औकात तो मैडम के चरण स्पर्श करने की भी ना। मैं तो मैडम को रोज़ देखता था, सिर्फ उनके चरण की धूली लेकर अपने माथों पे लगाता था। मैंने आज तक उनके चरण को छुआ नहीं था, और आज मैं उनके गले लगा था। हो सकता है मेरी खुशकिस्मती कि मुझे इसलिए जेल आया हूँ मैं। इतनी देर में वो संतरी ने देख लिया। ओ आया दौड़ता हुआ, अरे छोड़ साले हराम। उसने ना गंदी सी गाली उसके मुंह पर आई। छोड़ छोड़। मैडम ने ना तुरंत और मुझे कस के गले से खींच लिया और संतरी से बोला, अरे नहीं, मैं संभाल लूँगा, आप परेशान मत हो, मैं इसको तो जानती हूँ। अरे नहीं मैडम, आप नहीं जानती। फिर वही गंदी सी गाली उसके मुंह पे आई। और बस मैडम के व्यक्तित्व को देखकर ना वो मतलब आधी अधूरी बात को कह के मिसमिसा के रह गया। अरे आप नहीं जानती इनको। मैडम ने आदेशात्मक स्वर में संतरी से कहा, अरे आप जाओ उधर काम, अपने गेट पे जाके अपने काम को देखो। इस बच्चे को तो मैं ही संभाल लूँगी, क्या दिक्कत है, आप जाओ वहाँ जाओ। मैं ना ठगा सा देखता रह गया। वो कहती, अरे नहीं मैडम, बहुत रिस्की है। अरे कोई रिस्की नहीं है, मैं बचपन से जानती हूँ इस बच्चे को, और इसको गले मैंने लगा रखा है, मैं इससे ही मिलने आई हूँ। वो मैडम ने पल भर में इतना साफ झूठ बोल दिया मेरे लिए। मैडम को क्या पता था कि मैं यहाँ हूँ, मैडम को सच में नहीं पता होगा, और मैडम ने इतनी सफाई से झूठ बोला ना, मुझे लगा ये बजरंगबली का कमाल है कि ईश्वर ने ही उनको मेरी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। मैं उनको निहारता रह गया। संतरी वहाँ से चुपचाप चला गया, क्योंकि मैडम ने डांट कर उसको बोला था। तो मैडम ने पास रखी जो कुर्सी थी उसको ऐसे हाथ से सरकाया, वहीं रख के बैठ गई उस पर। मेरे से कहती, तू भी बैठ जाएगी, और अब बता जेल कैसे पहुँचा। मैडम मुझे नहीं पता, आप तो जानते हो, मैं तो सुबह स्कूल आता हूँ, उसके बाद A1 चाय सेंटर जाता हूँ, और उसने साइकिल दे रखी, साइकिल पे दौड़ता दौड़ता सबके काम कर देता हूँ, जो भी कोई काम कहता है वो कर देता हूँ। हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, आगे बोलो, ये बताओ यहाँ कैसे आए। मैम उस दिन ना वो राम जी हलवाई है ना, उसने मुझे बुला के एक पैकेट दिया था और कहा था, साइकिल भी तो उसी ने दी थी ना, उसने कहा था कि बेटा वहाँ से रेलवे स्टेशन जाना, वहाँ एक कल्लूमल नाम का एक मोटा सा आदमी मिलेगा, उस स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा गेट पर, उसको ये पैकेट दे के और आ जाना। और उसने मुझे एक गुलाब जामुन भी दिया खाने को बदले में। मैम वो ऐसे ही करता है हमेशा ना, कुछ भी छोटा मोटा काम कराता है तो कभी कोई मिठाई, कभी कोई मिठाई दे देता है। बस मुझे लगता है चलो ठीक है, मिठाई इस बहाने खाने को, मैं दौड़ के सारा काम कर देता हूँ। अरे मिठाई ना भी दे तब भी मैं कर देता हूँ। पर मैं ना उस पैकेट को अपने कैरियर में, साइकिल के कैरियर में रखा और रेलवे स्टेशन पहुँचा। वहाँ तो मुझे कोई दिखा ही नहीं। मैंने ऐसे दोनों तरफ ढूंढा फरा, कई लोगों को पूछा यहाँ कोई कल्लूमल है, तो पता चला कोई था ही नहीं। इतनी देर में 2 मुस्टंडे से पुलिस वाले आए और मेरे को धड़ाधड़ पीटने लगे। मेरे कैरियर से वो पैकेट निकाला और ओ पीटने शुरू कर दिया। वो साले जमीन से उगानी और अभी से ड्रग्स का धंधा करता है। अरे साहब काय का धंधा, मेरे को क्या पता, ये तो कल्लूमल का है, मुझे उसको देना। क्यों देना तेरे को कल्लूमल को? राम जी हलवाई ने बोला था। अच्छा साले तरह तरह के बहाने बना रहा है। चला कहाँ से चले आते हैं, जमीन से उगे नहीं और ड्रग्स का धंधा करने लगा। मैडम मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता। ओ मारा, बुरी तरह से मारा। मेरे बता और बता। मैडम मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो A1 चाय सेंटर पे काम करता हूँ, सुबह स्कूल आता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद अपने घर जाता हूँ, घर से वापस से पिताजी को खाना खिला के, मेरे पिताजी तो बीमार हैं, लाचार हैं, वो बेचारे खाट में पड़े, उनसे तो उठा बैठा भी नहीं जाता। यही काम करके जो मुझे बचा कुचा रूखा सूखा देते हैं वो खा लेता हूँ। रात को जो देते हैं बच जाता है, जो चाय कचौड़ी फचौड़ी, वो ले जाता हूँ घर, बाप बेटे मिलकर वो खा लेते हैं।
बस मेरे को कुछ नहीं पता इसके अलावा। इस पैकेट में क्या है मुझे क्या पता, राम जी हलवाई ने दिया है, उनको पता होगा, मेरे को तो कल्लू को देना था। मेरे कहने पे उन पुलिस वालों ने मेरे को पीटते पीटते पहले तो जेल ले आए और फिर वहाँ पे राम जी हलवाई को भी बुलवाया। राम जी हलवाई आया, अरे कौन है ये छोरा, मैं तो इसको जानता भी नहीं, मेरे तो होटल में वैसे ही 4-4 6-6 छोरे काम करते हैं, मेरे को कुछ काम करना हो किसी के साथ भिजवाना होता तो मैं उन छोरों को नहीं देता, इस अजनबी को मैं क्यों देता, मैं तो जानता भी नहीं। उससे भी मैडम मेरे को है ना 2-3 लात घुसे रख दिए, फिर जोर जोर से मैं तो तिलमिला के रह गया, वो तो पहचान ही नहीं रहा मेरे को। क्या करती मैं खूब मेरी पिटाई हुई और जेल में बंद कर दिया सब पुलिस वालों ने लाके। मुझे तो कुछ नहीं पता मैडम, मैं क्या जानूँ। वो बार बार पूछते ड्रग्स कहाँ से लाया, ड्रग्स कहाँ से लाया। मैडम ड्रग्स होता क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं तो अपनी पढ़ाई करता हूँ, स्कूल आता हूँ, घर का काम करता हूँ, ये पंचायत सेंटर पे काम करता हूँ, बस मुझे उसको कुछ टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो कुछ और कैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे क्या पता है ड्रग्स क्या होता है, मेरे से क्यों पूछ रहे ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। मैडम आपको पता है कि ड्रग्स क्या होता है, बताओगे मुझे। उसके गले ऐसे रुंध गए थे। मैडम ने कहा बेटा चिंता न करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ अच्छा होगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारी कितनी उम्र है, कौन सी क्लास में हो, और उन्होंने बस सारी जानकारी ली और तुरंत वहाँ से चल दी और मुझसे कहा चिंता नहीं करना बेटा, मैं अभी स्कूल से तुम्हारे उम्र के दस्तावेज वगैरह सब कलेक्ट करके लेकर आऊँगी और केस कर देंगी कोर्ट केस, और तुरंत देखो तुम नाबालिग छूट जाओगे जेल से, बिल्कुल परेशान मत हो, और यहाँ से छूटने के बाद तुम सीधे मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, और मेरे बाप वो भी, उन्हें भी मैं अपने घर ले आऊँगी, चिंता मत करो, और फिर वो वहाँ तुम मेरे बेटे की हैसियत से रहोगे अपने घर में, बिल्कुल निश्चिंत रहो। अभी मैं जा रही हूँ और सारे दस्तावेज लाके कोर्ट में पेश करूँगी और तुमको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगी और तुम मेरा बेटा बनकर मेरे साथ जीवन बिताओगे। मैडम इतना कह के वहाँ से चल दी और वो जो बारिश की बूंदें टप टपा टप, आहा क्या स्वर लहरियाँ, मुझे ऐसे लग रहा था जो ऐसे पहले हथौड़ी जैसे बज रही थी ना, ऐसे लग रहा था सरिता मैम का बेटा कपिल, टप टप सरिता मैम का बेटा कपिल, कपिल सरिता मैम का बेटा, सरिता मैम का बेटा कपिल, कपिल सरिता मैम का बेटा। बस यही सुनाई दे रहा था। नमस्कार।